पूरा करने वाले हैं वो है अमाइन। ठीक, तो सबसे पहले अगर अमाइन की बात करें तो अमाइन क्या है, हमारे डेरिवेटिव्स हैं। क्या है, हमारे डेरिवेटिव्स हैं ऑफ किसके, अमोनिया के। अमाइन जो होते हैं ये डेरिवेटिव्स हैं किसके, अमोनिया के। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप NH3, जो NH3 है हमारे पास, इसमें से हाइड्रोजन को क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए और उसके प्लेस पर ले आइए एल्काइल ग्रुप। जैसे मैंने एक हाइड्रोजन कम किया तो मेरा बन चुका NH2, ये मेरे पास आ गया एक अमाइन। क्या सर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन कम किया जा सकता है, या उससे भी ज्यादा हाइड्रोजन कम किए जा सकते हैं? हाँ, उससे भी ज्यादा हाइड्रोजन कम किए जा सकते हैं। अगर आप दो एल्काइल ग्रुप लगाओगे तो एक हाइड्रोजन और कम हो जाएगा। अगर हम इसके प्लेस पर 3 एल्काइल ग्रुप लगाएंगे तो यहां पर एक हाइड्रोजन और कम हो जाएगा। तो इस तरह से हमें अमाइन मिलते चले जाएंगे। तो ये सभी कंपाउंड जो बने हैं हमारे, ये सब अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं। अमोनिया मेन आपके ऊपर लिखा हुआ है और उससे बने हुए इसके डेरिवेटिव्स। तो ये सभी क्या है, अमाइन है। टोटल क्या है, अमाइन है। ठीक, अब बात आती है कि सर अमाइन की स्ट्रक्चर कैसी होगी। तो अमाइन की स्ट्रक्चर जानने के लिए हमें अमोनिया की स्ट्रक्चर पढ़नी है। अमोनिया जो है आप जानते हैं, इसमें आपके क्या है, 3 हाइड्रोजन कोवेलेंट नेचर में इससे जुड़े हुए होते हैं और साथ में ऊपर एक लोन पेयर होता है जो कि क्या है, आपका प्रेजेंस रहता है अमोनिया में। जो अमोनिया में N है, इस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इसकी जो ज्योमेट्री है वो कैसी है, टेट्राहीड्रल है। टेट्राहीड्रल इसकी ज्योमेट्री है। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ओके, इतनी बात तो हम भी पहले से जानते हैं। जो इसमें बॉन्ड बना हुआ है वो आपका बनता है किस किस के बीच में, नाइट्रोजन, ठीक, हाइड्रोजन और लोन पेयर में। ठीक है, जिसको आप इलेक्ट्रॉन पेयर भी बोल सकते हैं, ये है, इनके बीच में बना हुआ होता है। जब आप इससे आगे पहुंचेंगे, ये तो स्ट्रक्चर अमोनिया की बात हो गई, क्लियर। अब आप इससे आगे पहुंचे, हाँ एक चीज और बच्चों, इसमें बॉन्ड एंगल भी लिख लीजिए। बॉन्ड एंगल हमारा होता है 107.5 डिग्री का। अब हम पहुंचे इससे आगे अमाइन की स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो अमाइन की जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो मैं आपको जो बना के दिखा रहा हूं वो ट्राई मिथाइल अमाइन की स्ट्रक्चर बना करके बता रहा हूं। ये ट्राई मिथाइल अमाइन की स्ट्रक्चर है जिसकी शेप आपकी पायरामिडल है। ठीक है, शेप कैसी है, पायरामिडल है। इसमें भी आपका क्या है, एक लोन पेयर है, क्लियर। इसमें जो बॉन्ड बना है वो है आपका CNC, ठीक, इनके बीच में, और एक बॉन्ड आपका बनेगा CNE इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच। ये जो CNE इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में बॉन्ड है, ये बॉन्ड एंगल आपका क्या होगा, जो टेट्राहीड्रल है उस बॉन्ड एंगल से थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। लेकिन इस वाले बॉन्ड एंगल से, जो कि अमोनिया में है, इससे थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक, और दूसरा जो मैं बॉन्ड एंगल बना रहा हूं वो ट्राई मिथाइल अमाइन का है। ये होता है आपका जी 108 डिग्री। तो देखो टेट्राहीड्रल से कम है लेकिन अमोनिया से क्या है, ज्यादा है। तो ये इसकी कुछ स्ट्रक्चर की खूबियां हैं कि जो कि आपको बहुत शॉर्ट में याद रखनी है, क्योंकि आगे एग्जाम के लिए और बहुत चीजें। अगर मैं अमाइन के क्लासिफिकेशन की बात करूं तो अमाइन क्लासिफाइड होंगे मेरे 3 कैटेगरी में। कितनी कैटेगरी में, 3 कैटेगरी में। पहली कैटेगरी आएगी मेरी RNH2, यानी कि इसको मैं बोलूंगा 1 डिग्री अमाइन। क्या बोलूंगा मैं इसको, 1 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री अमाइन मेरे वो हैं जिनमें क्या है, अमोनिया से सिर्फ एक हाइड्रोजन हटता है। फिर आते हैं हमारे 2 डिग्री अमाइन, जिसमें अमोनिया से हमारे 2 हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। ठीक, और फिर आता है हमारा 3 डिग्री अमाइन, जिसमें कि अमोनिया से हमारे तीनों जो है हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं, रिप्लेस। तो ये हुआ हमारा 2 डिग्री अमाइन और ये हो गया हमारा 3 डिग्री अमाइन। तो ये इनकी क्लासिफिकेशन है जो बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इसमें नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर का, जो कि बहुत मोस्ट है। देखिए IUPAC नोमेनक्लेचर में जो हमारा अमाइन ग्रुप है, इसकी पहचान ये है कि इसमें आपको RNH2 इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर्स, या R2NH इस तरह की, या R3N कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, जो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस के लिए होती है। अब आती है एक बात कि सर हम इसकी नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। देखिए, इसके लिए हम जो सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं, जो हमारा सेकेंडरी सफिक्स यूज होगा वो अमाइन ही रहेगा। क्या रहेगा, अमाइन ही रहेगा। यानी जो भी रेस्पेक्टिव एल्केन है, आप क्या करिए, उस रेस्पेक्टिव एल्केन में से ई को रिप्लेस कर दीजिए और उसके प्लेस पर आप अमाइन जोड़ दीजिए। आपका नेम जो बनेगा वो बन जाएगा एल्केनामाइन। इस तरह से हम इसकी IUPAC नोमेनक्लेचर को कर लेंगे।
अब देखो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं पहले एग्जाम्पल की अगर बात करूं कि CH3CH3NH2, तो एक ही कार्बन के साथ NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका नेम तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, मीथेनामाइन। ठीक, अगर यही आपका दो कार्बन के साथ जुड़ा है CH3CH2NH2, तो इसका नेम बन जाएगा मेरा इथेनामाइन। ये मेरी नेमिंग हो गई। अगर 3 कार्बन के साथ है तो प्रोपेनामाइन, 4 के साथ है तो ब्यूटेनामाइन, 5 के साथ है तो पेंटेनामाइन, इस तरह से। लेकिन एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें क्या है, कार्बन तो 5 है लेकिन आपका क्या है, NH2 ग्रुप यहां पर लगा हुआ है, इसने 5 कार्बन के साथ में, ये रहा आपका 5 कार्बन के साथ में NH2 ग्रुप का अटैचमेंट। तो हुआ क्या देखिए, 1 2 3 4 5, हमने नंबरिंग कार्बन चेन पर उस साइड से की है जिधर से NH2 पास पड़ता है। ठीक है, लोवेस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करते हुए। तो हमारा यहां पर बन गया कि पेंटेन, पेंटेन, क्लियर। यहां पर ई मत बनाना, वैसे मैं आपको बताऊं अमाइन में बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पेंटेन और फिर यहां पर हो गया 2 अमाइन, क्लियर। इसमें ई बना सकते हैं, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 पर है तो आप बड़े आराम से इसको बना सकते हो, पर फिर भी उतना रिस्क क्यों लो, अपने आराम से ही काम चला लो। नेक्स्ट, और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल का मतलब मेरा यह है कि अब हम उन पर चलते हैं जो 2 डिग्री अमाइन है, कि उनका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। 2 डिग्री अमाइन में कुछ स्ट्रक्चर आपको इस तरह के लिए देखने की मिलती हैं, ऐसी वाली, ठीक है, या कुछ इस तरह की मिल जाएंगी देखने के लिए, NH2 और CH3। तो इनमें किस तरह से करेंगे, देखो यहां पर आपका ये मीथेनामाइन हो जाता अगर ये CH3 नहीं होता। अब CH3 लगा है, किस पर लगा है, नाइट्रोजन से लिंक है, कार्बन से तो लिंक है नहीं। तो इसकी नेमिंग करने के लिए हम लिखेंगे कि N मिथाइल, N मिथाइल, और एक कार्बन के लिए तो हम जानते हैं क्या लिखते हैं, मीथेनामाइन, क्लियर। ये हमारा इसका यूपीएससी नेम हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें इधर 2 कार्बन है तो अमाइन लॉन्ग कार्बन चेन के साथ लेंगे, तो हमारा फिर से हो जाएगा कि N मिथाइल, फर्स्ट लेटर को आप जो है अपर केस में बनाना, क्लियर, कोई बात नहीं, यहाँ रनिंग में बन रहा है। 2 कार्बन के लिए हो जाएगा इथेनामाइन, अपर केस से मतलब है मेरा कैपिटल लेटर में बनाना, ठीक है। अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा भी सुन रहा हो तो वो उसका भी बेचारे का काम चल जाना चाहिए, नहीं तो वो ढूंढता फिरेगा। वैसे तो आजकल नॉर्मल सी चीजें हो गई हैं ये, ठीक है, वैसी कोई बहुत भारी नहीं है। नेक्स्ट, अगर हमें क्या मिले, टर्सरी यानी कि 3 डिग्री मिले, यानी कि तीनों के तीनों क्या जुड़े हुए हों, आपके एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हों इससे, नाइट्रोजन से, तो यहां फिर से इतना पार्ट तो माइन ही है। लेकिन आप ध्यान से देखिए, ये जो 2 हैं ये अलग है, तो इस बार जो नेमिंग होगी वो होगी N, N डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, और ठीक, क्योंकि ये दोनों तो आ चुके हैं, अब बचाइए तो इसके लिए एक कार्बन के लिए मीथेनामाइन। इस तरह से आप इसकी नेमिंग बड़े आराम से कर सकते हैं। अगर आपने अभी भी बोर्ड की तैयारी नहीं बहुत ज्यादा की है तो आपको मैं बताऊं, मुश्किल से मुश्किल 10 लेक्चर में जो कि पूरे रहेंगे चैप्टर के, उनमें भी आप इसे कवर कर सकते हैं बड़े आराम से 10-20 दिन में। अब इतना हैवी सिलेबस नहीं बचा है, थोड़ा डीपली पढ़ना है तो ये है, पर शुरुआत के लिए इतना भी बहुत है कि आप एक बार कम से कम कर लें। अब बात आती है कि अगर मान लो आपको 3 डिग्री अमाइन कुछ इस तरह का दिया हो कि CH3 CH2 NH, NH नहीं NCH3 और NCH3, ठीक है, ये वाला पोर्शन है, इसमें आपका क्या है, अमाइन रहेगा 2 कार्बन के लिए, क्योंकि ये कार्बन यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, और ये दोनों किसमें लगेंगे, प्रीफिक्स के फॉर्म में, कि N, N डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, और फिर 2 कार्बन के लिए हो जाएगा इथेनामाइन। इस तरह से हम इसकी IUPAC नेमिंग करते हैं, ठीक है। चलिए कुछ एरोमेटिक संबंधित भी ले लेते हैं। जैसे एरोमेटिक की अगर नेमिंग करोगे तो एरोमेटिक कंपाउंड आपका ये है, इसको तो चाहे आप क्या लिख दीजिए, एनिलीन लिख दीजिए, ये भी इसका यूपीएससी नेम में कंसिडर होता है, और चाहे तो आप इसको बेंजेनामाइन लिख दीजिए, क्लियर, ये भी इसका यूपीएससी नेम में ही कंसिडर होता है। दोनों नेम आईयूपीएससी नेम की तरह से ही कंसिडर्ड होते हैं, क्लियर। अगर इसमें क्या है, आपका एक CH3NH2 के साथ क्या हुआ है, एक और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा है, मान लो यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर जो है हम क्या लगा दें, CH3 लगा दें। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ मिथाइल 1 2 3, तो ये लिख देंगे इसको कि 3 मिथाइल, 3 मिथाइल और क्या लिख दो, एनिलीन, क्या लिख दीजिए, एनिलीन। इसको आप बड़े आराम से लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, बहुत आसान है। अगर एरोमेटिक में ही हमारी क्या हो जाए, डिग्री इंक्रीज हो जाए, तो एरोमेटिक में अगर डिग्री इंक्रीज होगी तो ध्यान देख लीजिए, देखो जैसे मैंने यहाँ पर लगा दिया,
तो 2 CH3 लगा दिए मैंने इस पर N पर। अब ये जो दोनों CH3 N पर लगे हैं तो ये तो चले जाएंगे हमारे केस में प्रीफिक्स में। कैसे कि N, डाई मिथाइल, N, डाई मिथाइल। और ये जो ये है ये हमारा होगा मेन कार्बन चेन की तरह, तो इसको लिखेंगे हम बेंजीनामाइन। क्या लिखेंगे? बेंजेनामाइन। जी हाँ, अगर इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट करके आराम से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थी आपकी कुछ IUPAC नेमिंग जो आपको करनी ही करनी है, ठीक है। अब हम जब IUPAC नेमिंग पूरी कर ही ली है तो अब मूव करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की साइड में। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में क्या है आपका? रिडक्शन है नाइट्रो कंपाउंड से। किससे? रिडक्शन है नाइट्रो कंपाउंड से, ये पहला मेथड है। ये देखते हैं क्या होता है इसमें। इसमें हमने क्या किया? नाइट्रोबेंजीन ली। क्या किया? नाइट्रोबेंजीन ली। और नाइट्रोबेंजीन ये है हमारी। तो अब बात आती है कि हम कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे। देखिए पहला रिड्यूसिंग एजेंट जो आप यूज करेंगे, देखो बच्चों ऑर्गेनिक सीखनी है तो रिड्यूसिंग जो आपके रिड्यूसिंग कह रहा हूँ सॉरी, जो रिएजेंट है, जो उनके रोल्स है, जो उनके काम है, वो याद कर लीजिए। रिएक्शन तो लिख ही देंगे आप, लेकिन आप उल्टा करते हो, रिएक्शन रटने बैठ जाते हो, उनको याद ही नहीं करते जो मेन फंक्शन है। क्या क्या ले सकते हैं? H2PD ले सकते हैं, H2PD ले सकते हैं, H2PT ले लीजिए, H2Ni ले लीजिए। इन सबका रोल तो क्या है? एक ही के जैसा है, ठीक है। H2Ni ले लीजिए, इनका रोल तो सबका एक जैसा है, इनमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा रिएजेंट क्या होगा आपका? दूसरा रिएजेंट आ जाएगा हमारा SnHCl, इनको ले लीजिए। एक तीसरा रिएजेंट आ जाएगा हमारा क्या? C2H5ONa। वो एन नहीं बच्चों, एल्कोहल के साथ सोडियम अमलगम, ठीक है, NaHH, ये ले लीजिए। चौथा भी है भाई, एक और है जो बेस्ट है, उसका नाम है FeHCl। ऐसा क्यों बोल रहा है कि यही बेस्ट है? उसके पीछे का लॉजिक है, अजरसन रीजन है, जो आपसे क्लास 12 के लिए तो बड़े आराम से पूछ सकते। तो इतने मैंने लिख दिए। अब इसके बाद पहले मैं रिएक्शन लिखता हूँ, ठीक है। मैंने एक कोई सा भी रिएजेंट ले लिया, सबका काम एक ही है। चलो मैं बेस्ट वाला ही ले लेता हूँ, Fe और HCl। क्या होगा? यहां से जितने हाइड्रोजन चाहिए वो इन एजेंट्स आपका काम है कि आपको प्रोवाइड करा दे। क्लियर? प्रोवाइड करा दे तो देखो क्या होगा, आपको जरूरत कितने हाइड्रोजन की पड़ेगी? 4 की। कैसे? ये जो NO2 है ये ग्रुप बदल जाएगा किसमें? NH2 में। तो 2 हाइड्रोजन तो आपने यहां पर यूज कर लिए NH2 कन्वर्ट करने में, और बचे आपके 2 हाइड्रोजन वो किस में यूज कर लिया आपने? वाटर में। अभी भी कमी रह गई किसकी? वाटर बैलेंस नहीं है। बैलेंस करना तो 2 और कर लो, यानी टोटल आपने 6 हाइड्रोजन यूज किए। तो 6 करो, 10 करो, 20 करो, 40 करो, ये इसका काम है। ये प्रोवाइड कराएगा जितने हाइड्रोजन की आपको नीड है उतने। क्लियर? तो नेक्स्ट आप समझ ही गए होंगे कि ये है। अब आता है कि सर ये बेस्ट क्यों था? क्योंकि बच्चों जब Fe और आपका जो है क्या होगा? HCl से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर FeCl2 बनेगा, जो हाइड्रोलाइज होने पर जो क्या होता है? हाइड्रोलाइज होने पर आपका हाइड्रोलाइसिस पर आपको देता है HCl। यानी HCl ले लीजिए, वापस रिसाइकिल होने लगा रिएक्शन में, और उसमें जो है भंगार वाला स्क्रैप वाला आयरन डालते रहिए। यानी इकोनॉमिकली आपको इससे रिएक्शन से बहुत बेनिफिट होने वाला है। एक बार इनिशियल रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए हमें Fe की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये था आपका पहला मेथड जो आप समझ गए होंगे कि पहला मेथड आपका रिडक्शन का। ठीक, चलिए नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड है आपका अमोनोलाइसिस। ठीक है, ये रिएक्शन, ये जो मेथड है ये हमने कहां पर पढ़ा है? ये हमने हेलो एल्कीन में भी पढ़ा है। किसमें पढ़ा है? हेलो एल्कीन में। ठीक है, हेलो एल्कीन में क्यों पढ़ा है? क्योंकि हेलो एल्केन वाले चैप्टर में भी क्या था हमारा? ऐसा ही एक रिएक्शन हमें देखने को मिला था। कैसा? देखो मैं बताता हूँ आपको कि जब एल्काइल हैलाइड अमोनिया से रिएक्ट करते हैं तो आपको क्या देते हैं? अमोनिया से रिएक्ट करके एक सॉल्ट बनाते हैं RNH3X प्लस माइनस के साथ। ठीक है, अब ये जो सॉल्ट बना है इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट। सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट हमारा प्रिपेयर हो चुका। अब हम जैसे ही क्या करेंगे, इस सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट को सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या कराते हैं? रिएक्ट कराते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा हमारा अमाइन जो कि होगा RNH2। और क्या मिलेगा अमाइन के साथ? वाटर मिलेगा और सोडियम का सॉल्ट मिलेगा, H2O भी मिलेगा और साथ में सोडियम का सॉल्ट यानी NaX भी मिलेगा। अब देखिए, अगर आपके पास अमाइन है और अमाइन के साथ साथ आपके पास एक्सेस एल्किल हैलाइड भी है, तो एल्काइल हैलाइड क्या है? इसको R2NH में कन्वर्ट कर देगा। अगर और एक्सेस अमाउंट है तो वो इसको R3N में कन्वर्ट कर देगा। किसमें? R3N में इसको कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अगर और भी है, ध्यान से देखिएगा,
आर एक्स तो भी कन्वर्जन होगा, फिर बनेगा R4N पॉजिटिव और X निगेटिव। Cl की बड़ी आदत पड़ी हुई है बच्चों, ठीक है। कहीं पर अगर मैं X के बजाय Cl लिख दूं तो ध्यान रखना कि बात एक ही है, दो मैटर नहीं है उसके लिए, ठीक है। चलिए ज्यादा समय मैं आपका बर्बाद नहीं करूंगा क्योंकि इस समय एग्जाम का टाइम है, तो मैं बातें बहुत कम कर रहा हूं। कभी सोचो यार सर बड़े बोरियत तरीके से पढ़ा है, ऐसा नहीं है, बोरियत तरीका नहीं है, ठीक। अभी आपको अपने काम से मतलब है, ना कि बोरियत और इंटरेस्टिंग से, ठीक है। ओके चलिएगा, तो ये बना, इसको बोलते हैं बच्चों हम क्वाटरनरी सॉल्ट। क्वाटरनरी सॉल्ट हमारा जो है ये तैयार होता है, और ये हमारा 3 डिग्री है, ये तो मालूम ही है, और ये हमारा 2 डिग्री अमाइन है, और ये बना था हमारा 1 डिग्री अमाइन। इस मेथड में एक कमी भी है जो आपको याद रखनी है। कहा जाता है कि जब भी हम अमाइन प्रीफर करते हैं, इस मेथड को प्रायोरिटी पर नहीं रखा जाता है। प्रायोरिटी पर ना रखने के पीछे का रीजन हमें बता दीजिए कि क्या है। आपको रीजन बताना है कि भैया इसमें क्या है, खिचड़ी बनके तैयार हो जाती है। अब ये खिचड़ी क्या है, अगर एल्काइल हैलाइड का अमाउंट देखो बिल्कुल फिक्स, थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तो आपको 2 डिग्री 3 डिग्री ये कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये जो इस तरह की खिचड़ी जो बन रही है, अगर आपको प्योर एल्काइल हैलाइड चाहिए, प्योर अमाइन चाहिए एल्काइल हैलाइड से, तो आप जो है क्या है इस मेथड को यूज करेंगे। तो यहां पर प्योरिटी मिलने की पॉसिबिलिटी क्या बहुत कम है, बहुत कम है। इसीलिए इसको हम प्रेफर ही नहीं करते, क्या नहीं करते, इसको हम प्रेफर ही नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। अरे बड़ा प्यारा मेथड है, आपको मालूम भी होगा कि हेलोएल्केन में भी ऐसी रिएक्शन की है। मैं आपको बता दूं, हेलोएल्केन चैप्टर मैंने डाल रखा है पूरा का पूरा। अगर हेलोएल्केन के बाद में ये पढ़ा रहा हूं तो उसके पीछे का लॉजिक भी यही है, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शन रिपीट है, आप बड़े आराम से समझ जाएंगे। इसको भैया करा दो रिड्यूस, क्या करा दो इसका, तो रिडक्शन करा दो जी। रिडक्शन फिर से वही, या तो H2Ni ले लीजिए, और अगर NH2I नहीं है तो इथेनॉल के साथ सोडियम अमलगम ले लीजिए। अब आपको मालूम है देखो कि जब हम इथेनॉल के साथ सोडियम अमलगम लेते हैं और ये है, तो इस रिएक्शन का एक नाम भी है जिसको आप बोलते हैं मैंडियस ओ यू एस, दोनों एक साथ बन रहे हैं मैंडियस रिएक्शन। क्या होता है साहब, जो आपका सी है यहाँ 2 हाइड्रोजन, जो एन है उस पर भी 2 हाइड्रोजन, यानी कि जो सी था 2 हाइड्रोजन इस पर, दोनों बॉन्ड खत्म, 2 हाइड्रोजन इस पर, तो यानी कि ट्रिपल बॉन्ड बीच में से किस में कन्वर्ट हो चुका, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका। ये हमारा अमाइन बन गया, ठीक है। तो कभी भी ऐसा कन्वर्जन आपको दिया जाएगा कि भाई इससे ये बनाओ, तो आपको तुरंत माइंड में क्लिक होना चाहिए कि ये बात बताई गई थी। कन्वर्जन आएंगे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एग्जामिनेशन में नहीं आएंगे। कभी आप बाद में कहो यार ये तो बड़ी इनजस्टिस हमारे साथ, कि पूछा बताया कुछ गया हराया कुछ, तो वो कन्वर्जन होंगे जो कि इसी बेस पर होंगे, ठीक है। तो ये आपका है, मान लो कन्वर्जन कैसे होंगे, चलो एक देख भी ले। मान लो आपको कहा गया है कि इथेन नाइट्राइल से इथेन अमाइन बना लीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना, ये डिक्टो कॉपी उतारनी है, यहाँ पर CH3, यहाँ CH2, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा NH2, क्या आ जाएगा NH, कुछ नहीं, बिल्कुल डिक्टो कॉपी उतारनी है भाई, ठीक है। बस R को हटा के CH3 लगाना, और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट मेथड पर चलते हैं। नेक्स्ट है भैया आपका गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, है ना, गब्बर सिंह जैसी कुछ रिएक्शन। ठीक, एक और छूट गया यार, नाइट्राइल के बजाय अमाइड छूट गया बीच में, मैंने कोई स्लाइड मिस कर दी है, चलो बाद में बताएंगे आपको, पहले गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलामाइड में आप पहले क्या लेंगे, थैलीमाइड, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है जो मैं बना रहा हूँ, COO ये है जी। हाँ, इसको क्या करिए, KOH से रिएक्ट कराइए, कैसे, एक्वस से, ठीक है। क्या होगा, यहां से देखो OH और ये H मिलके बना देंगे H2O। अब इसके प्लेस पर कौन आ जाएगा, K आ जाएगा। तो यानी ये K आने के बाद जो आपको कंपाउंड्स मिलेगा वो कुछ किस तरह का होगा तुम्हारा, ये इस तरह का होगा भाई, ये डबल बॉन्ड O है ना, और यहां पर लग जाएगा NK। फिर इसको एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट कराइए RX से, क्या होगा, जैसे ही RX से रिएक्ट कराएंगे तो हमें कंपाउंड कुछ इस तरह का मिलेगा, जो कि मैं अभी बनाने आपके लिए जा ही रहा हूं। क्या होगा, एन के प्लेस, एन के साथ आर आ जाएगा, के और एक्स मिलके हो जाएंगे के एक्स आउट। अब जो ये कंपाउंड बना है, इसको किससे, NaOH से रिएक्ट करा दीजिए। इसमें NaO वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपका कहाँ आ जाएगा, देखो ध्यान से, ये पोर्शन आ जाएगा आपका बेंजीन रिंग के साथ, ठीक है। ये रहा जी C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ONA एक, दूसरा वाला ONA, 2 हाइड्रोजन थे, R था, N था, दोनों हाइड्रोजन किस पर, N के साथ अटैच्ड हुए तो बना दिया अमाइन। और कैसा अमाइन बना, 1 डिग्री अमाइन। एक मुसीबत ये कि रिस्ट्रिक्टेड है, सिर्फ 1 डिग्री अमाइन बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कैसा 1 डिग्री अमाइन बना सकते हैं, 2 डिग्री अमाइन इससे कोई भी नहीं बना सकता, ध्यान रख लीजिएगा।
और एक और जो बहुत ही काम की रिएक्शन है, तो बहुत पूछी भी जाती है 12th के बच्चों से। एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। ऐसा क्यों है कि गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से एरोमेटिक अमाइन नहीं बना सकते? तो एरोमेटिक अमाइन में क्या है, आपको बहुत आसानी से रखना है कि जो एराइल हैलाइड होते हैं दे डू नॉट अंडरगो, ठीक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बस इतनी बात लिखना, तुम पता नहीं क्या क्या लिख के डाल देते हो, समझ नहीं आता, चेक करते समय भी ऐसी खोपड़ी घूमती है कि भाई क्या लिखा है यार बच्चे ने। कितना छोटा सा लिखना था कि एराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, टीचर का दिल खुश। और आप उसके बजाय क्या लिखते हो, दुनिया भर की कहानी, और कहीं बीच में ये लाइन रख देते हो, वो बेचारा ढूंढ ढूंढ के परेशान। आपको ध्यान रखना है उसके कंफर्ट का भी, ठीक है, किसके, टीचर के। समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट हमारा जो है, जो मैंने कहा था एसिडअमाइड वाला, है ना। एसिडअमाइड से भी हम क्या कर सकते हैं, अमाइन प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे, देखिए एसिडअमाइड का फॉर्मूला होता है RCONH2। इसको भी क्या कराना भाई, रिडक्शन करा दीजिए। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ले लीजिए, तो सबसे ही ले लिया, ज्यादा स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा क्या पूरा ही ले लीजिएगा, ठीक है। इसने क्या किया, जितना हाइड्रोजन चाहिए हम देंगे। जब इसने कहा कि हाइड्रोजन हम देंगे, तो वो भी अकड़ के बोले ठीक है, हम यहाँ से O की छुट्टी कर देंगे, कर दी भाई। क्या आ गया, H2, और आगे तो कौन लगा था, NH2 लगा ही था। O किसके साथ घूमने चला गया, H के, और बना दिया क्या, H2O। ये था आपका जो मेथड हमने बीच में छोड़ दिया था, ठीक है, एक, क्योंकि मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसको पूरा आपको बता रहा हूं। लास्ट एंड सुपर डुपर हिट मेथड, यहां भी क्या है, एसिड अमाइड ही है। अच्छा सर अभी तो पढ़ा था, तो फिर इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है? इसमें उसमें ये डिफरेंस है कि उसमें कार्बन एज इट इज रहते हैं, 3 के 3 4 के 4, लेकिन यहाँ कार्बन डिसेंड हो जाता है, कम हो जाता है। कैसे, आप लीजिए Br2, क्या ले लीजिए, Br2 ले लीजिए, साथ में कोई एक्वस एल्कली बेस ले लीजिए भाई साहब, KOH भी ले सकते हैं, ठीक है। अब जब आप ये लेंगे, यहाँ 4 आता है, वैसे तो मैंने बता ही दिया, KOH भी इसके प्लेस पर ले सकते हैं। 4 आप बिल्कुल मतलब एकदम ध्यान रख लेंगे तो और बढ़िया बात है, नहीं भी रखेंगे तो अपने हिसाब से बैलेंस कर लेना। ये क्या होता है, RNH2, मतलब समझे, पूरा का पूरा CO की छुट्टी हो गई बीच में से, आगे खिसक गए भाई NH2। ये जो CO की छुट्टी हुई है, ये किसके साथ चले गए घूमने, Na के साथ, और बनाए किलाए कार्बोनेट, Na2CO3, बचा क्या, सोडियम। सोडियम ने दोस्ती की ब्रोमीन से और बनाया NaBr, ठीक है, क्या बनाया, NaBr, जो कि एकदम सिंपल सॉल्ट है। अब बचा कुछ रह गया भैया वाटर, वाटर लिख के आपने बैलेंस कर दी रिएक्शन को, H2O, ठीक है। बहुत ही मस्त रिएक्शन है। अगर यहाँ K ले लिया तो यहाँ K2CO3 बनेगा, पोटेशियम कार्बोनेट बनेगा। ध्यान रखिएगा, गलती मत कर दीजिएगा। तो भैया ये थे आपके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन अमाइन के। अब जो हम आगे पढ़ेंगे वो है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी देखते हैं अमाइंस की। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस में अगर हम बात करें, तो इसमें आपके 7-8 अच्छे अच्छे पॉइंट हैं जिनसे वो आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। पहला, जैसे कि पहला पॉइंट है, लोअर एलिफेटिक अमाइन क्या होती हैं, गैसेस होती हैं, और फिशी ऑर्डर, यानी कि उनमें रोटन फिश या मछली जैसी स्मेल आपको दिखाई देती है। दूसरा पॉइंट है इसका कि जो 1 डिग्री अमाइन है जिसमें 3 कार्बन तक हैं, वो लिक्विड स्टेट में रहते हैं। जिनमें 3 से ज्यादा कार्बन है, जैसे आपका ब्यूट हुआ, पेंट हुआ, हेक्स हुआ, वो हायर वंस वाले क्या है, वो वैक्सी सॉलिड स्टेट में आपको दिखाई देंगे। जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एनिलीन और एराइल अमाइन जो हमारे होते हैं, ये कलरलेस होते हैं। कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। बट अगर आपने इन्हें स्टोर कर लिया तो तब ये आपको कलरफुल दिखाई देने लगेंगे। तो क्वेश्चंस बन गया कि जो हमारे एराइल या एनिलीन है, उसको स्टोर करने पर वो कलरफुल क्यों होती है, या उसमें कलर क्यों दिखाई दे रहा है। वो कलरफुल होने के पीछे का जो रीजन है ना, वो रीजन है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होते हैं, वो आपके कलरफुल हो जाते हैं, अदरवाइज तो कलरलेस ही रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जो लोअर एलिफेटिक अमाइन है, वो क्या है, सॉल्युबल है वाटर में। क्या है, सॉल्युबल है वाटर में, जो लोअर में है। फिर कहा है कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज विद इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर मास, यानी कि अगर मॉलिक्यूलर मास क्या होने लगे, इंक्रीज होने लगे, यानी कि आपकी एल्काइल चेन क्या होने लगे, इंक्रीज होने लगे, तो आपके क्या होंगे, लिखा है सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर। अब डिक्रीज क्यों हुई, उसका लॉजिक है कि जब आपकी एल्काइल चेन जो कि क्या है, हाइड्रोफोबिक है, वाटर से क्या होती है, रिपल होती है, दूर भागती है, तो वो उसका साइज जब बढ़ेगा तो आपका क्या है, सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होने लगेगी। ठीक, इस पर देखो एक क्वेश्चन भी लिया है जो कि आपके एनसीईआरटी से ही है कि व्हाई ब्यूटेन वन ऑल मोर सॉल्युबल देन ब्यूटेन वन अमाइन। तो ब्यूटेन ब्यूटेन दोनों एक ही हैं, लेकिन एक में एल्कोहलिक ग्रुप है और एक में आपका अमाइन ग्रुप है। ठीक, अब कहेंगे कि कार्बन चेन तो दोनों में बराबर है, वाटर रिपेलिंग सेम होनी चाहिए, लेकिन आपका ब्यूटेन वन ऑल में क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है,
ठीक है। अब उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म भी होगा तो बहुत वीक होगा और रिपल्सन क्या लगेगी, एल्काइल चेन की ज्यादा लगेगी, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। फिर कहा है कि 2 डिग्री और 1 डिग्री जो अमाइन है दोनों, उनमें क्या होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। इसके आगे हम एंड में आपको दिखाएंगे भी कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमाइन में कैसे होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, देखो टर्सरी अमाइन डू नॉट हैव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। टर्सरी अमाइन में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है और उसके ना होने के पीछे का लॉजिक है क्या, हाइड्रोजन का अब्सेंस होना। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि सर हमने तो बुक में देखा है कि टर्सरी अमाइन ने बॉन्ड बनाया हुआ है हाइड्रोजन, वो वाटर के साथ बना सकता है, लेकिन अमाइन अमाइन टर्सरी अमाइन आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते, क्योंकि टर्सरी अमाइन दूसरा भी टर्सरी अमाइन, उसमें कहीं हाइड्रोजन है ही नहीं है, तो बॉन्डिंग कैसे होगी, पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है। आगे का जो पॉइंट है वो आपका ये है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन, ये इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर है किसका, बॉइलिंग पॉइंट के। क्लियर। आइसोमेरिक अमाइन के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लिख सकते हैं। ये ऑर्डर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैंने कहा था कि फिजिकल प्रॉपर्टी के एंड में हम आपको बताएंगे कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है 1 डिग्री अमाइन में। देखो सब हमारे ये तीन के तीन, एक दो तीन चार, चार मॉलिक्यूल्स मैंने बनाए हैं जो कि सभी 1 डिग्री के हैं। तो इसमें आप नोटिस कर रहे होंगे ये जो ये वाला पोर्शन है, कौन सा वाला, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर आपका क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। कैसी बॉन्डिंग है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो कि आप बड़े आराम से देख सकते हैं। देखो इस वाले पोर्शन में आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई दे रही होगी, दूसरी कहां पर दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई दे रही है, तीसरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको कहां पर दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग 1 डिग्री अमाइन में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ इस तरह से होती है। अब इससे आगे हमारी क्या है, इससे आगे है हमारी केमिकल प्रॉपर्टी। तो आइए बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन की। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन के बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो अगर मैं अमाइन की बात करूं तो जैसे हमारा पहला होता है प्राइमरी अमाइन, ठीक, दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी अमाइन, और तीसरा जो है हमारा वो है टर्सरी। अगर इनकी केमिकल रिएक्टिविटी की बात की जाए तो केमिकल रिएक्टिविटी किस पर बेस्ड होती है, इनके जो है देखिए दो चीज पर बेस्ड होती है। पहली बात, जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, ये क्या है, डिफरेंस है इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में। क्या है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो सबसे पहला पॉइंट ये याद करेंगे कि डिफरेंस है किसमें, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में। ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पूरा ही लिख दो। ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, निगेटिविटी में डिफरेंस है। ठीक, नाइट्रोजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है किससे, हाइड्रोजन। दूसरा जो इसका रीजन है वो है प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन। जो हमारा नाइट्रोजन एटम है उसमें सभी पर क्या है, लोन पेयर है, और लोन पेयर है तो हमारा क्या है, रिएक्टिव होगा। क्लियर, क्योंकि उस पेयर को क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो इसलिए रिएक्टिव होगा। क्लियर, तो ये दो रीजन है और इसलिए हमें इनकी रिएक्टिविटी पढ़नी है। कैसी रिएक्टिविटी पढ़नी है, केमिकल रिएक्टिविटी पढ़नी है। तो सबसे पहली जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो है आपका बेसिक कैरेक्टर। क्या है, बेसिक कैरेक्टर। अगर मैं बेसिक कैरेक्टर की बात करूं, ठीक है, तो अमाइन का जो बेसिक कैरेक्टर है, पहला रीजन तो उसका प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर है, इस पर नाइट्रोजन एटम पर। तो जितने भी अमाइन हैं बेसिक नेचर में होते हैं, क्योंकि उन पर सभी पर जो नाइट्रोजन है क्या है, नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है, तो दे आर ट्रीटेड एज अ बेस। कौन सा बेस, लुईस बेस। देखिए NH2 ले लिया हमने, यहाँ पर लोन पेयर है, इसी की वजह से क्या है, इसमें बेसिक कैरेक्टर है। साथ में हमने जब इसमें कोई हेलोजन एसिड मिलाया तो इसने हमें क्या दे दिया, सॉल्ट। इसने हमें क्या प्रोवाइड कर दिया, सॉल्ट प्रोवाइड किया, पॉजिटिव विद निगेटिव के साथ। क्लियर, तो ये जो हमें सॉल्ट मिला है ये इस बात का एविडेंस है कि अमाइन क्या है, हमारे बेसिक नेचर के हैं। कैसे नेचर के हैं, बेसिक नेचर के हैं, क्योंकि हमने उनमें क्या मिला रखा है, एसिड मिलाया हुआ है। क्या मिलाया है, एसिड, और एसिड और बेस मिलकर के ही क्या देते हैं, आपका सॉल्ट देते हैं। तो ये बहुत ईजी से था। अगर मैं इसके प्लेस पर कोई क्या करूं, एक और एग्जांपल ले लूं, जिसमें जैसे मैंने एनिलीन लिया, एनिलीन में भी क्या है, आपका NH2 ग्रुप है, इसमें भी लोन पेयर है। अगर इसमें भी मैं कोई क्या है, एसिड मिलाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक सॉल्ट मिलेगा, एनिलीनियम सॉल्ट मुझे यहाँ पर मिल जाता है। ये रहा, ठीक है। तो एनिलीनियम सॉल्ट हमें क्या है, यहाँ पर मिलता है। तो ये रिएक्शन हमें बताती है कि अमाइन जो है वो कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। अच्छा, अमाइन सॉल्ट को, ये जो अमाइन सॉल्ट है, अगर हम इसको क्या करें, किसी एल्कली बेस के साथ ट्रीट कर दें, किसी एल्कली बेस के साथ ट्रीट कर दें, जैसे मैं लिखूं NaOH,
ठीक है, NaOH के साथ अगर मान लो मैं इसे ट्रीट कर दूं तो क्या होगा, तब ये हमको, अच्छा पूरी रिएक्शन ही लिख देते हैं नहीं तो समझ में नहीं, RNH3X नेगेटिव पॉजिटिव, और मैंने इसको किसके बेस के साथ ट्रीट किया, तो ये बच्चों हमें क्या देगा, अमाइन, और वो भी कैसा, प्राइमरी अमाइन देगा, साथ में सोडियम का सॉल्ट मिलेगा और क्या मिलेगा, वाटर मॉलिक्यूल। तो ये हमको मिलने इसमें क्या है, तय है। इसलिए हम इस बेस पर भी आपको ये कह सकते हैं कि मतलब अमाइन इनसे मिल जाते हैं, ठीक है, बेसिक नेचर के हैं, उसमें हमने फिर से बेस मिलाया सॉल्ट में, तो हमारा अमाइन यानी कि क्या बन गया, फिर से बेस हमें मिल गया। ठीक है, ये प्रोसेस हम 10th में भी पढ़ते हैं। चलिए अब देखो इसकी बेसिसिटी को थोड़ा सा चेक करते हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, बेसिसिटी को थोड़ा सा चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं, इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए अमाइन में आपने हाइड्रोलाइसिस किया यानी कि मिलाया H प्लस OH माइनस, वाटर मिलाया, तो वाटर मिलाने पर क्या होगा, अमाइन क्या करेगा, कैप्चर कर लेगा किसको, प्रोटॉन को। क्यों करेगा, क्योंकि उसके पास लोन पेयर है, और बनाएगा आपका R NH3 पॉजिटिव, साथ में क्या हो जाएगा, बेस निकल जाएगा, बेस में से जो यहाँ पर हमने वाटर लिया है, सॉरी OH उसमें से निकल जाएगा, बेस बोल, ठीक है, OH को मोस्टली बेस बोलते हैं इसलिए पूछता ही है मुंह से, OH निकल जाएगा। अगर मैं कहूं कि आप इसके लिए K लिख के दिखा दीजिए, K का मतलब समझ रहे हो, सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट लिख के दिखा दीजिए। सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट आपको पता है कैसे लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट से लिखते हैं, हमने लिख दिया NH3 पॉजिटिव के लिए, साथ में OH नेगेटिव के लिए, और नीचे हमने लिख दिया R NH2 के लिए, और साथ में लिखा हमने किसके लिए, H2O के लिए। ठीक, अब आप जानते हैं H2O तो कहाँ आ जाएगा, इस साइड में आ जाएगा आपका K के साथ में। ठीक, ये ऊपर वाला जो है एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। लीजिए ये भी रेडी हो गया। ठीक, और नीचे आ जाएगा अब RNH2। अब ये जो हम लिख रहे हैं ना बच्चों, ये किसके लिए लिख रहे हैं, बेस के लिए। तो जब हमारा सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट बेस के लिए है, तो अब हम इसे Kb लिख देंगे, क्या लिख देंगे, Kb लिख देंगे, और Kb की जो वैल्यू मिलेगी वो हमें जस्ट एग्जैक्ट कॉपी मिलेगी किसकी, ये जो हमारा लिखा हुआ है इसी की, ये बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, Kb के। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान देना है, देखिए ये जो Kb की वैल्यू है, ये रिलेट होती है हमारी किससे, Pkb से। कैसे रिलेट होती है, Pkb है ना, Pkb जो हमने 11th में पढ़ा था, माइनस लॉगरिथम 10 बेस Kb, है ना, 10 बेस Kb। अब देखो यहां क्या है, सेंटेंस देखना ध्यान से, Kb अगर मेरा हायर हो, Kb मेरा क्या हो, हायर हो, तो ये वैल्यू जितनी हाई होगी Pkb उतना ही क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। और जितना Kb हायर और Pkb लोअर होगा, वहां पर आप क्या कहोगे, स्ट्रॉन्गर इज द बेस, स्ट्रॉन्गर इज द बेस। समझ गए, क्लियर, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। हायर द Kb लोअर द Pkb, स्ट्रॉन्गर इज द बेस। मेन कॉन्सेप्ट यही है किसी भी एसिड और बेस को लगाने का, मेन कॉन्सेप्ट। लेकिन आपको ध्यान होगा कि हम और तरह से भी इसको करते हैं। अब तो ये हमारे पास एक एनसीईआरटी की टेबल है जिसमें हम समझेंगे पीकेबी का खेल, कि किस तरह से पीकेबी आपका जो है वर्क करता है। इधर जो है बहुत सारे नेम लिखे हैं ये, ठीक, यही आपके एग्जाम में आते भी हैं, क्लियर, यही आपके एग्जाम में सब मिलेंगे आपको। और अरेंज कराया जाएगा इनको किसमें, बेसिक स्ट्रेंथ के डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो दो रास्ते हैं, एक तो आप आई कॉन्सेप्ट लगाते हो, दूसरा रास्ता इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लगाते हो, इस पर ऑक्सीजन पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एनहेंस करता है, क्योंकि आई इफेक्ट में भी बच्चे गड़बड़ कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन वो भी गैसियस फेज और एक्वस में आगे चल के हम इस पर बात करेंगे, दोनों पर अलग अलग होता है। लेकिन मेन जो प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट है वो है पीकेबी। देखिए पीकेबी में आप जो ये सब वैल्यू लिख रखी हैं, एक इन वैल्यू में अगर चेक करेंगे तो सबसे लोवेस्ट वैल्यू ये है, ठीक, जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू है वो ये वाली है 3। ठीक, फिर उससे थोड़ी सी हाई आपकी जो है ये है 27, ये 1 नंबर पर हो गया, ये 2 पर हो गया, ये 3 पर हो गया। ठीक है, बल्कि ये भी 2 पर ना होगा, ध्यान ना दिया, देखो ये होगा 2 पर, इसी के नीचे लिखा हुआ है, तब ये 3 पर होगा, तब ये 4 पर होगा। ऐसे करके आप इनको अरेंज करते हैं। मतलब पीकेबी वैल्यू जितनी लो होगी, पीकेबी वैल्यू जितनी लो होगी, वो सबसे ज्यादा क्या होगा, आपका बेसिक होगा। देखो ये लिखा हुआ एन इथाइल इथेनामाइन, एन इथाइल इथेनामाइन, अगर मैं इसको लिखूं तो मेरा कुछ जो है लिख करके इस तरह से आएगा, ठीक, सी टू CH2 5 NH
और C2H5, यानी कि 2 डिग्री अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक होते हैं, सबसे ज्यादा बेसिक होते हैं। अभी हम इसको आगे चल के पढ़ने वाले भी हैं, और अगर हम लॉजिक समझे तो ये भी हमारा बहुत बढ़िया है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है लोन पेयर के फॉर्म में। ये एक आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी है। क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी है। ये भी आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एनहेंस करते हैं, कहां पर, आपके नाइट्रोजन पर, यानी इसकी कैपेसिटी को बढ़ा देंगे। जब लोन पेयर की कैपेसिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो उसका बेसिक कैरेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और इनके बीच में स्टीयरिक हिंड्रेंस भी लगता है, ठीक है, कैसा, स्टीयरिक हिंड्रेंस भी लगती है, रिपल्सिव फोर्स भी लगती है, ठीक है। तो ये लॉजिक के साथ हम इनकी जो है कंपैरिजन भी अब आगे पढ़ते हैं, करते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज की अमाइन की, जिसका नाम है बेसिक कैरेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रख लेना कि बेसिक कैरेक्टर में बहुत जो है गड़बड़ करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है बेसिक कैरेक्टर। सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखना है, एल्काइल अमाइन, जो भी हमारे एल्काइल अमाइन है मोर बेसिक होते हैं किससे, अमोनिया से। चलिए एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि CH3 NH2 और NH3 में कौन ज्यादा बेसिक है, तो आप कहेंगे ये जो एल्काइल अमाइन है जिसका नाम मीथेन अमाइन है, ये ज्यादा बेसिक है किससे, अमोनिया से। क्यों है, यहां पर भी लोन पेयर है, यहां पर भी लोन पेयर है। अब इस लोन पेयर में जो आपका है वो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रूल। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दूं तो बेसिक कैरेक्टर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो मेरे पास ग्रुप लगा हुआ है ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इंक्रीज द बेसिक कैरेक्टर। समझ में आ गई बात, बेसिक कैरेक्टर को भी क्या कर देंगे, आपका इंक्रीज कर देते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना, क्लियर हो गई, बहुत इजी थी। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट समझ लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 है कि व्हेन द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीज बेसिसिटी इंक्रीज। मतलब सीधी बात है कि अगर अमाइन की क्या हो, डिग्री क्या होने लगे, आपका इंक्रीज होने लगे, तो आपके अमाइन ज्यादा बेसिक होंगे, इसमें गैसियस फेज में। R3N यानी कि 3 डिग्री अमाइन जो होंगे वो सबसे ज्यादा बेसिक होंगे, उससे कम जो आपके 2 डिग्री अमाइन होंगे, और सबसे कम जो है आपके 1 डिग्री अमाइन होंगे, और उससे भी कम जो हमारी कौन होगी, अमोनिया होगी। ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है। क्यों, जब जब आपके एल्काइल, देखो यहां क्या है, नाइट्रोजन से कितने एल्काइल ग्रुप जुड़े, 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। तो यानी तीन तीन मिलके इसको एनहेंस करेंगे, यानी बेसिक कैरेक्टर को एनहेंस करेंगे। पर ध्यान रखिएगा, ओनली इन द गैसेस, ठीक। यहां पर कितने, 2 ग्रुप एनहेंस करेंगे, ये 2 ग्रुप लगे हुए हैं, ये दोनों के दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो क्या करेंगे, आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नाइट्रोजन की एनहेंस करेंगे, लेकिन इससे कम करेंगे। और 1 डिग्री में आपको मालूम ही है, 1 डिग्री में सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप रहेगा, बाकी 2 क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन। तो ये क्या करेगा, ये एनहेंस तो करेगा लेकिन उतना नहीं कर पाएगा जितना कि 2 डिग्री। तो ये कैपेसिटी हो गई इसकी, और अमोनिया में तो कोई ग्रुप ही नहीं है, तो इसलिए उसकी जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम। ये गैसियस फेज के लिए याद रखना था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कहा है कि इन एक्वस सॉल्यूशन बेसिसिटी ऑफ अमाइन इज नॉट रेगुलर। जैसे ही आप एक्वस सॉल्यूशन में चेक करते हैं तो बेसिसिटी अमाइन की जो है वो रेगुलर नहीं रहती है। मतलब 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये जो सीक्वेंस अभी पढ़ के आए थे वो टूट गया। क्यों टूटा, सुन लीजिएगा। वो उसके पीछे ब्रेक होने का जो रीजन है, वो रीजन है ये बात, सॉल्वेशन। क्या है, सॉल्वेशन, ठीक है। जैसे आपने 1 डिग्री अमाइन को डाला वाटर में, तो एक, तो 3 वाटर मॉलिक्यूल ने जो तीनों हाइड्रोजन थे उनसे हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, यानी सबसे ज्यादा सॉल्वेशन किसका हुआ, 1 डिग्री का, उससे कम 2 डिग्री का, और सबसे कम 3 डिग्री का सॉल्वेशन। अब सॉल्वेशन के बेस पर हमें बोलना तो ये चाहिए था कि 1 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक होंगे, है, 2 डिग्री उससे कम, और 3 डिग्री सबसे कम, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये अपोजिट हो जाता है, अपोज करता है किसका, आपका माइनस आई इफेक्ट का, यानी इंडक्टिव इफेक्ट का। क्या करता है, माइनस नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट का क्या करता है, अपोज करता है, माइनस आई इफेक्ट नहीं, ठीक है। तो फिर हम इसको कैसे समझेंगे, इसको समझने के लिए आपको ये लाइन याद करनी पड़ेगी कि स्मॉल द साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप स्मॉल इज द स्टेरिक हिंड्रेंस। जितना एल्काइल ग्रुप का साइज छोटा होता है उसकी जो है स्टेरिक हिंड्रेंस पावर भी उतनी कम होती है। अब बेसिसिटी जो अमाइन की है वो मिथाइल के केस में आपको स्टेरिक हिंड्रेंस बेस पर क्या रहेगी, देखो ध्यान से, 2 डिग्री, फिर आपका 1 डिग्री, और फिर आपका जो है 3 डिग्री, और उसके बाद अमोनिया।
शॉर्ट में मैं आपको बोल सकता हूं कि इसको आप 213 भी याद कर सकते, ठीक है। और अगर ग्रुप हुआ आपका इथाइल, ये लिखा हुआ देखो, इस केस पर इथाइल कर दिया गया एक्वस सोल्यूशन के लिए, तो फिर से 2 डिग्री, फिर आपका 3 डिग्री, और फिर आपका 1 डिग्री, और सबसे लास्ट में अमाइन, यानी कि इसको आप रट सकते हैं किससे, 231। ये दोनों के लिए याद रखना, इसमें बच्चे गलती करते हैं, और ये स्टेरिक हिंड्रेंस के बेस पर अगर आपसे रीजन पूछा जाता है तो आप इसके पीछे का रीजन भी स्टेरिक हिंड्रेंस ही लिखते हैं, ठीक है। अब बात आती है दूसरी कंपैरिजन की, किसकी? एरोमेटिक, एलिफेटिक, ये आई है, ज्यादा ही बड़ा बन गया, ठीक है, चलो छोटा बना देते हैं। एलिफेटिक, और लास्ट में आपकी किसकी, अमोनिया की। इन तीन की कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले कंपैरिजन करने से पहले आप नोटिस करेंगे जो ये आपका एनिलीन है, इसमें NH2 डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ होता है, और बेंजीन रिंग से जुड़े होने के कारण, क्योंकि बेंजीन का जो नेचर है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेती है, ठीक है। क्या करती है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेती है। अब इसने जो इलेक्ट्रॉन को क्या किया, विड्रॉ किया, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन को जो विड्रॉ किया उसमें क्या है, उसमें आप नोटिस करेंगे, देखिए रेजोनेंस में आ गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये जो है आपकी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसने दी। अब जो हम पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ के आए थे कि जो हमारा क्या है, अमाइन है, जो हमारा क्या है, अमाइन है, जिसकी बेसिसिटी, एक मिनट रुकिए, जो हमारा अमाइन है जिसकी बेसिसिटी हम किसके बेस पर बोल रहे हैं, इसके, इसके बेस पर बोल रहे हैं, जो ये लिखा हुआ लोन पेयर, ये तो लोन पेयर ही नहीं बचा, बेंजीन रिंग ने ले लिया, तो यानी ये तो बेसिक नेचर में बचा ही नहीं। दूसरा, जो लेविस ने बताया था कि अगर ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है, ठीक, क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है, तो वो भी बेस है, वो भी हमने करके देखा, तो क्या बनाया इसने, एनिलीनियम आयन। एनिलीनियम आयन क्या है, अनस्टेबल है, क्या है, अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, लेस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसकी मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसकी कंपैरिजन में, तो यानी यहां पर भी अनस्टेबिलिटी की वजह से नहीं आया, कोई भी आपका बेसिक करेक्टर ने सपोर्ट नहीं किया, क्या नहीं किया, बेसिक करेक्टर ने सपोर्ट नहीं किया दोनों में। इसके बेस पर, इसके बेस पर आप बोल क्या सकते हो, आप ये बोल सकते हो, देखो कि जो एल्काइल अमाइन है वो सबसे ज्यादा बेसिक है, उससे कम बेसिक अमोनिया है, और सबसे कम बेसिक जो है वो एनिलीन है। एनिलीन का मतलब है एरोमेटिक अमाइन, ठीक। ये तो हो गई तीनों की कंपैरिजन। अब तीनों में देखिए, अगर आपसे क्या करें, वो तीनों में कैसे कंपैरिजन करवा दे, एक तीनों एरोमेटिक ही हो, एक में आपका NH2 एनिलीन, एक में उसने क्या किया, NH2 के साथ क्या दे दिया आपको, यहां पर NO2 ग्रुप लगा के दे दिया, क्लियर, क्या कर दिया, NO2 ग्रुप लगा के दे दिया, और एक में उसने क्या किया, आपका ग्रुप लगा दिया CH3, क्या लगा दिया, CH3, या बोलो OCH3। इनमें कंपैरिजन दे दी तो कैसे करेंगे, उसके लिए आप ये नीचे वाली और ये ऊपर वाली लाइन याद रखें। कैसे, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जैसे कि ये है, बेसिक करैक्टर को एनहेंस करते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जैसे कि ये 3 लिखे हुए हैं, ये बेसिक करैक्टर को डिक्रीज करते हैं, ठीक। तो ये ग्रुप हुआ आपका कैसे नेचर का, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये ग्रुप कैसा हुआ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का, तो यानी कि ये सबसे ज्यादा बेसिक, ठीक, उससे कम एनिलीन, और सबसे कम आपका ये वाला ग्रुप हुआ। बहुत इजी है, यही कंपैरिजन आपसे वो पूछते हैं, क्योंकि इसमें आप चेक करेंगे जब खाली एनिलीन की बात होती है तो इसकी जो पीकेबी वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है, पीकेबी वैल्यू, वो क्या आती है, बहुत हाई आती है। और हमने एक कल सेंटेंस याद किया हुआ है, मतलब पीछे जो है पुरानी वाली उसमें कहानी में एक सेंटेंस याद किया हुआ है, क्या कि अगर आपकी पीके वैल्यू लोअर है, क्या है, पीकेबी वैल्यू लोअर है या पीके वैल्यू लोअर है, तो पीकेबी वैल्यू अगर लोअर है तो वो स्ट्रॉन्गर बेस होगा, पीके वैल्यू लोअर है तो वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो इसीलिए हमारी जो है ये अरेंजमेंट भी बैठ गई, इसी पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।